हेलो गाइस, मेडिक्विक ऑनलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज बैक्टीरियोलॉजी में हम जिस बैक्टीरिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं हेडिंग जिनके अंडर में हमको इस चैप्टर को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उसके एक दो पॉइंट देखेंगे, मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टर, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसकी पैथोजेनेसिस, लाइफ डायग्नोसिस। ठीक है, इन पॉइंट में हम इसको चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है हम उन पॉइंट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो 1983 में साइंटिस्ट थे मार्शल एंड वेरेन, उन्होंने बताया कि एक बैक्टीरिया है जो कि कैम्पाइलोबैक्टर लाइक है। ठीक है, एक कैम्पाइलोबैक्टर लाइक एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनाइज करता है ह्यूमन स्टमक को, मतलब कि उसके इन्फेक्शन की जो मेन साइट है वो ह्यूमन स्टमक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने उस बैक्टीरिया का नाम दिया था कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोराइडिस। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने और स्टडी की तो इसको अलग से एक जीनस में रख दिया हेलिकोबैक्टर में, लेकिन स्टार्टिंग में उसका नाम था कैम्पाइलोबैक्टर पाइलोराइडिस। ठीक है, और इस डिस्कवरी के लिए इनको 2005 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो ये तो इसका नॉर्मल जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है। यहाँ से अपना मेन और जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं वो पोर्शन अब शुरू होता है। तो देखो, ये तो पहले इसकी एक आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसकी मॉर्फोलॉजी दिखती कैसी है। ठीक, अब ये क्या होता है कि जीएनबी होता है, मतलब कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिलस है, ये कर्व्ड शेप का है, दिख रहा है आपको, स्पाइरल और एस शेप का है। ठीक है, अब इसमें फ्लैजिला भी दिख रहा है आपको। अब फ्लैजिला लोफोट्राइकस टाइप का होता है। जो जनरल बैक्टीरियोलॉजी है उसमें फ्लैजिला के टाइप डिस्कस किए गए हैं। तो उसमें पहला जो होता है, एक तो होता है मोनोट्राइकस। ठीक है, मोनोट्राइकस कैसा होता है कि मान लो ये बैक्टीरिया की एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर से वो ऐसे एक फ्लैजिला लटका हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, उसकी सरफेस से, तो ये हो गया मोनोट्राइकस। एक होता है एम्फीट्राइकस। ठीक है, एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि बैक्टीरिया की सरफेस से दो, ठीक है, दो फ्लैजिला अटैच होंगे, वो हो गया एम्फीट्राइकस। थर्ड आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है कि एक ही एंड से, उसके एक ही पॉइंट से दो या उससे ज़्यादा फ्लैजिला अटैच रहते हैं। अब देखो यहाँ, देखो आप इस डायग्राम में आपको 4 फ्लैजिला दिख रहे हैं, देखो यहाँ भी ये दिख रहे हैं ये। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से कई सारे फ्लैजिला अटैच रहते हैं, वो होता है लोफोट्राइकस। और एक होता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस ये कहता है कि ये मान लो सरफेस है तो पूरी बॉडी सरफेस से उसके फ्लैजिला अटैच होंगे। मान लो ये इस टाइप में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो ये पेरीट्राइकस है। तो 4 टाइप के फ्लैजिला होते हैं अपने पास, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। तो जो हेलिकोबैक्टर में होता है वो होता है लोफोट्राइकस टाइप का फ्लैजिला। ठीक है, अब फ्लैजिला है तो डेफिनेटली ये मोटाइल तो हो गई। तो इसमें मॉर्फोलॉजी में हमको क्या याद रखना है, स्पायरल एस शेप का होता है, कर्व्ड होता है, जीएनबी होता है। ठीक है, फ्लैजिला लोफोट्राइकस होता है और फ्लैजिला है तो डेफिनेटली मोटाइल तो हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसके कल्चरल कैरेक्टर। कल्चर में देखेंगे कि देखो, सबसे पहले ये माइक्रो एरोफिलिक है। इस वर्ड का मतलब क्या है कि इसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी, बट वो एनवायरनमेंट में जो लेवल है, एटमॉस्फेयर में जो लेवल है उससे कम होती है। कितना होता है इसकी जो ग्रोथ है उसके लिए रिक्वायरमेंट, तो वो 5% O2, 10% CO2 और हाई ह्यूमिडिटी, ये रिक्वायर्ड है इसकी ग्रोथ के लिए। अब ये रेंज ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, 5 to 10% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डाटा है वो है 5% O2, 10% CO2, हाई ह्यूमिडिटी, ये इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसकी ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको चाहिए होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम किस में ग्रो कर सकते हैं, तो वो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्लड अगार और चॉकलेट अगार। ठीक है, ब्लड अगार और चॉकलेट अगार में हमने इसको कल्चर किया। ठीक, उसको इंक्यूबेट किया और 3 से 5 दिन के बाद इसकी कॉलोनी है, देखो ये हमको सर्कुलर, कॉन्वेक्स और ट्रांसलूसेंट टाइप में दिखेगी। देखो स्मॉल सर्कुलर हैं, कॉन्वेक्स और ट्रांसलूसेंट, ये देखो ये ब्लड अगार में इसको कल्चर कराया है हमने। ठीक है, ऐसे ही चॉकलेट अगार में भी होगा, तो ऐसे ही ये सीन होंगी हमको बॉडी। ठीक, सर्कुलर होगी, कॉन्वेक्स होगी, ट्रांसलूसेंट होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्या किया हमने, एक 37 डिग्री सेल्सियस पे ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये माइक्रो एरोफिलिक है, इतना ये याद रख लेना आप अगर डाटा याद हो पाए तो। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी, ये मैंने, ये इसको रिक्वायरमेंट है हाई ह्यूमिडिटी की। ठीक है, इसको हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्लड अगार और चॉकलेट अगार में कल्चर किया और 3 से 5 दिन के बाद इंक्यूबेशन के बाद जब हमने देखा तो इसकी कॉलोनी हमको इसका सर्कुलर, कॉन्वेक्स और ट्रांसलूसेंट दिखाई देंगी। ठीक, अब आते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में। अब बायोकेमिकल रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि जो 3 रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है उन 3 के लिए, यूरिएज, कैटालेज और ऑक्सीडेज। ठीक है, इन 3 के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, याद रखना है आपको, यूरिएज पॉजिटिव देता है, कैटालेज और ऑक्सीडेज। ठीक है, ये तो भाई है, मोटेलिटी है, फ्लैजिला भी आपको बताया मैंने मोटाइल है, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक वाइट म्यूसिलिस टाइप में होती है और ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव है। ठीक है, अब
कुछ बैक्टीरिया के लिए, कुछ एंटीबायोटिक के लिए ये ससेप्टेबल होता है और कुछ के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो देखो जिसके लिए वो ससेप्टेबल है हम वही इसके ट्रीटमेंट में भी उन्हीं को हम देंगे जिनके लिए ससेप्टेबल है। तो ये पोर्शन आपको वहाँ ट्रीटमेंट में भी दिखेगा कि एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल इनके लिए ससेप्टेबल है। अब जिनके लिए रेजिस्टेंट होगा वो हमको इनको नहीं देना है, जैसे कि नेलिडिक्सिक हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, उनके लिए ये रेजिस्टेंट होता है तो ये हमको नहीं देनी है। जिनके लिए ससेप्टेबल है वो हमको ट्रीटमेंट में यूज करनी है। ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन में जो हमको मेन 3 रिएक्शन याद रखनी है, यूरिएज, कैटालेज और ऑक्सीडेज, ये पॉजिटिव रिएक्शन देता है उनके साथ। ठीक है, ये देखो ये यूरिएज टेस्ट है, अगर नेगेटिव यूरिएज टेस्ट आएगा तो इस तरीके का होता है और पॉजिटिव आता है तो पिंक कलर का होता है। देखो ये है पॉजिटिव यूरिएज टेस्ट और ये है नेगेटिव यूरिएज टेस्ट। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। अब जो ह्यूमन की गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसका ये नेचुरल रिजर्वायर है, ठीक है, और उसमें भी गैस्ट्रिक एंट्रम है। देखो ये स्टमक के पार्ट्स हैं, फंडस, कार्डिया, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरस। ठीक है, इसमें ये जो एंट्रम वाला पार्ट है ना, वैसे तो ये पूरे स्टमक में कहीं भी कर सकता है कोलोनाइज, लेकिन जो गैस्ट्रिक एंट्रम है वो इसकी मेन साइट होती है। ठीक है, अब जो जो कॉम्प्लिकेशन ये करा सकता है उनको मैंने एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है कि ये याद ऑप्शन में अगर आ जाए तो आप इसको टिक कर सकते हो। क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस, पीयूडी, पेप्टिक अल्सर, सबसे मेन जो है तो वो यही है माल्टोमा। इसको माल्ट लिम्फोमा भी बोलते हैं। माल्ट मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोड टिश्यू लिम्फोमा। ठीक है, और सी स्टमक, कार्सिनोमा स्टमक भी कॉज कराता है। ठीक है, तो क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस, पीयूडी, माल्टोमा और कार्सिनोमा स्टमक, ये डिटेल में पूछा जा सकता है। पीयूडी, पेप्टिक अल्सर डिसीज़। ठीक है, अब इसमें क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में कि ये म्यूकस सीक्रेटिंग जो सेल हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, उनके साथ ये अटैच हो गया है। ठीक है, ये हेलिकोबैक्टर उनके साथ अटैच हो चुका है। अब इसने क्या किया, इसके पास होता है यूरिएज एंजाइम। ठीक है, अब यूरिएज क्या करता है, ये यूरिया पे ये रिएक्शन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड अमोनिया का रिलीज कराता है ये। तो इसने क्या किया, लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया का सिक्रेशन किया। ठीक है, अब ये अमोनिया है ये उस HCl के साथ मिलेगी और इसको न्यूट्रलाइज कर देगी स्टमक को। ये एसिडिक है, ये बेसिक है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अब एसिडिक जो एटमॉस्फेयर था वो अब ख़त्म हो चुका है तो ऑर्गेनिज्म अब सर्वाइव कर पाएगा। और इसके साथ साथ इसने इसको न्यूट्रलाइज किया, उसके साथ साथ ही इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स भी वो म्यूकोसा शो करती है। ठीक है, इससे क्या हुआ, म्यूकस का डैमेज होगा और गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर, म्यूकस का डैमेज हुआ तो पेप्टिक अल्सर होने लगेंगे। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो वहाँ आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले म्यूकस सिक्रेटिंग सेल हैं जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ऑर्गेनिज्म, ये हेलिकोबैक्टर है, वहाँ जाके अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, यूरिया से लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करवाएगा ये। उसके बाद वो अमोनिया HCl के साथ न्यूट्रलाइज होगी। ठीक, और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा। साथ ही साथ में इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स भी होंगे, उससे म्यूकस का डैमेज होगा और गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। ठीक, ये पीयूडी सबसे मेन था इसमें। अब इसकी लैब डायग्नोसिस का हमको इसको डायग्नोसिस किस तरीके से करना है, तो इसकी डायग्नोसिस के एक्चुअली 2 तरीके से होती है, एक होती है इन्वेजिव और एक होती है नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में क्या होता है, हमको एंडोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, एंडोस्कोपी की मदद से जो हो रही है वो इन्वेजिव है, और नॉन इन्वेजिव जिसमें हमको एंडोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्वेजिव में आता है हिस्टोपैथोलॉजी, रैपिड यूरिएज टेस्ट, कल्चर, PCR, और नॉन इन्वेजिव में स्टूल का हम एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, सीरोलॉजी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। अब सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन, तो स्पेसिमेन आपको लेना पड़ेगा, इसकी जो मेन साइट है कॉलोनाइजेशन की वहीं से आप स्पेसिमेन उठाओगे, तो वो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो आप गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बायोप्सी करोगे। ठीक है, अब उसकी माइक्रोस्कोपी करोगे, तो माइक्रोस्कोपी में भी 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले आप ग्राम स्टेनिंग करके देख सकते हैं, तो आपको उसमें नेगेटिव बेसिलाई दिखाई देंगे। ठीक है, और साथ में पस सेल भी दिखाई देती हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी म्यूकोसा शो कर रही है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करोगे, HNE स्टेनिंग करोगे, और एक सबसे मेन है वार्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेनिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, वार्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेनिंग। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में आप क्या करोगे, 3 प्रकार की स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग, HNE स्टेनिंग और वार्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेनिंग। ठीक है, इसके बाद कल्चर करना है। कल्चर में मैंने आपको बताई था माइक्रो एरोफ्लेक होता है, जो ब्लड अगर लेना है और चॉकलेट अगर लेना है उस पर कॉलोनी किस तरीके की दिखेगी, तो वो कॉलोनी ट्रांसलूसेंट, कॉन्वेक्स, स्मॉल सर्कुलर दिखने लगती हैं, तो उससे आप लगा सकते हो कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है। ठीक है, अब एंटीजन डिटेक्शन
तो स्टूल एग्जामिनेशन की स्टूल के ऊपर ही एग्जामिनेशन किया जाता है। अब स्टूल में एंटीजन का डिटेक्ट किया जाता है एलाइजा के द्वारा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन पे, स्टूल स्पेसिमेन पे आप एलाइजा करोगे। अब बायोप्सी यूरिएज टेस्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, जो हमने बायोप्सी में हमने गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो हमने पीस लिया था उसको हम एक सैंपल में रखते हैं, एक सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया होता है और साथ में ही हमने एक इंडिकेटर भी जोड़ा होता है जो कि कलर चेंज का काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई हुआ, उस सैंपल में जो हमने जो बायोप्सी का टुकड़ा डाला था उसमें अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई हुआ तो उसमें यूरिएज होगा, क्योंकि वो यूरिएज पॉजिटिव देता है रिएक्शन। अब सैंपल में यूरिया था, जो हमने सॉल्यूशन रखा था उसमें यूरिया था, तो वो यूरिएज है बैक्टीरिया का, वो इस यूरिया पे रिएक्शन करेगा, ठीक है, और इसको अमोनिया प्लस CO2 में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। अब पहले उस सॉल्यूशन का pH था यूरिया के हिसाब से, इसकी लगभग ये pH रहती है 7 के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्स 7 रहती है, ठीक। अब ये स्ट्रांगली बेसिक है, तो इससे क्या होगा, इसकी pH रहती है लगभग 11 के आसपास, तो pH में चेंज होगा अमोनिया के प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। pH में चेंज हुआ तो जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज कर देता है, पिंक कलर का हो जाता है, इसलिए आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कलर चेंज हो गया, तो मतलब कि इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की प्रेजेंस कैसे पता चली, क्योंकि हेलिकोबैक्टर यूरिएज पॉजिटिव होता है और हमने पहले से ही सॉल्यूशन में यूरिया लिया हुआ था, ठीक है। ये बायोप्सी यूरिएज टेस्ट है। अब एक है यूरिया ब्रीड टेस्ट, ये नॉन इन्वेजिव है। इसमें क्या है, आपको पेशेंट को पहले से ही एक यूरिया लेवल्ड विद आइसोटोप ऑफ कार्बन ओरली देना होता है। अब वो आइसोटोप कार्बन का जो आइसोटोप आप दे रहे हो वो या तो रेडियो एक्टिव हो सकता है, मतलब कि C14, या नॉन रेडियो एक्टिव हो सकता है C13, ठीक है। आपने ये पेशेंट को दिया। अब यूरिया में एक्चुअली क्या होता है, NH2CO NH2, अब ये कार्बन है, देखो ये रेडियो लेवल्ड है, ठीक है। अब यूरिएज की प्रेजेंस में हेलिकोबैक्टर अगर पाइलोराई है अगर, तो वो इसको ब्रेक डाउन करेगा अमोनिया प्लस CO2। अब CO2 का जो कार्बन है वो यही वाला कार्बन है, जो NH2CO NH2 का जो Cu था वही CO2 बन के निकलता है बाहर। अब यही अगर मैंने ये C14 लिया होता तो जो CO2 निकलेगा वो भी C14 निकलेगा, ठीक है। अब आपने रेस्पिरेशन में CO2 का एक्सप्रेशन हुआ है, ठीक है। अब बाहर ये जो CO2 होती है इसको कलेक्ट किया जाता है ब्रेथ कार्ड के द्वारा, और आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हो कि ये पेशेंट में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का इन्फेक्शन है, ठीक है। कैसे है, तो आप पेशेंट को पहले ओरली यूरिया दोगे, यूरिया लेवल्ड विद आइसोटोप ऑफ कार्बन C13 या C14, मतलब कि वो रेडियो एक्टिव भी हो सकता है और नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। यूरिया यूरिएज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा अमोनिया और CO2 में, CO2 लंग्स के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। अब वो अगर रेडियो एक्टिव हुआ तो रेडियो एक्टिव कार्बन वाला CO2 होगा, ठीक है, तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो CO2 को, और उससे डिटेक्ट कर सकते हो कि इसमें इन्फेक्शन है। अब सीरोलॉजी में तो एंटीबॉडी आपको H पाइलोराई के अगेंस्ट में डिटेक्ट हो जाएगी, और PCR, ठीक है।